नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं आरबीएसई कक्षा 11 की ज्योग्राफी बुक, जिसमें आज अपना नया टॉपिक होगा भारत की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ भारत। देखिए, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि जलवायु जो है क्या होती है। जलवायु की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, किसी भी स्थान विशेष के मौसम की जो औसत दशा होती है उसको जलवायु कहते हैं। मौसम की औसत दशा जलवायु कहलाती है। जलवायु में एक विस्तृत क्षेत्र में दीर्घकाल की वायुमंडलीय अवस्थाओं का विवरण होता है। अतः मौसम और अगर जलवायु की तुलना की हम बात करें तो जलवायु जो शब्द है वो काफ़ी व्यापक है, क्योंकि जलवायु बहुत ही दीर्घकाल का औसत विवरण होता है किसी क्षेत्र विशेष के मौसम का, यानी कि लगभग 30 से 40 वर्ष तक उस क्षेत्र का मौसम कैसा रहा उस आधार पर जलवायु तय की जाती है। जबकि आपको पता होगा कि मौसम तो एक क्षणिक बदलने वाली दशा है। दिन में भी पता नहीं कितनी बार मौसम बदल सकता है, महीनों में बदल जाता है, बार बार मौसम बदलता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम भी जब अपना कोई बाहर रहता है, किसी दूसरे सिटी में निवास करता है या किसी दूसरे देश में निवास कर रहा होता है, तो अक्सर हम जब उनसे बात करते हैं तो यही पूछते हैं कि और मौसम कैसा है वहाँ पर, बल्कि ये कभी नहीं पूछते कि और जलवायु कैसी है वहाँ पर। क्योंकि जलवायु तो हमें पता है कि वो जो कि सालों से चली आ रही है वो ही जलवायु है, बट मौसम हो सकता है कि कभी भी बदल सकता है और यह बहुत कम क्षेत्रफल अलग अलग होता है, मतलब जगह जगह अलग अलग मौसम देखा जा सकता है। और जबकि जलवायु एक विस्तृत क्षेत्र का दीर्घकालिक वायुमंडलीय अवस्था होती है। ठीक है, तो जलवायु आपको समझ आ गई होगी। अब देखिए, आप भारत की अगर हम बात करें तो देखिए कि भारत का विस्तार अत्यधिक होने के बावजूद, ठीक है, यानी अत्यधिक विस्तार, अगर हम सामान्यतया बात करें दोनों तरफ अक्षांश और देशांतरों की, तो लगभग 30 डिग्री के आसपास कितना विस्तार है भारत का। अक्षांशों में भी 30 डिग्री के लगभग है, तो ये जो देशांतर हैं वो भी 30 डिग्री के लगभग फैलाव है भारत का। ठीक है, अक्षांश या देशांतर दोनों तरफ से लगभग 30 डिग्री अक्षांश और देशांतरों तक फैलाव है किसका, भारत का। इसी कारण भारत में विभिन्न भागों में जलवायु संबंधी विभिन्नताएं पाई जाती है, जैसा आप सब जानते हैं। आप जानते हैं कि जैसे मरुस्थल में कितनी कठोर जलवायु है। ठीक है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा तापमान 40 डिग्री के आसपास, तो सर्दियों में माइनस में पारा चला जाता है और बारिश वहाँ होती नहीं। कितनी कठोर जलवायु है। जबकि अगर हम बात करें पश्चिमी तट की, अपने पश्चिमी तट की हम बात करें केरल महाराष्ट्र की, तो हम पाते हैं कि वहाँ काफ़ी ज़्यादा 200 से भी ज़्यादा बारिश है वहाँ। ठीक है, 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश है वहाँ। और सम जलवायु है। आपको पता होगा कि समुद्रों के आसपास जहाँ जल की उपलब्धता अधिक होती है वहाँ जलवायु सम होती है, लेकिन जहाँ शुष्कता ज़्यादा है, आर्द्रता बिल्कुल नहीं है, वहाँ की जलवायु कठोर होती है। इस प्रकार हमारे देश में पठारी यानी पर्वतीय, मरुस्थली और तटीय काफ़ी अलग अलग तरह की जलवायु है यहाँ, क्योंकि भारत देश काफ़ी विस्तृत है। किंतु ये सब होने के बावजूद भी मानसूनी प्रभाव के कारण देश की जो जलवायु संबंधी विविधताओं को भी एकता दृष्टिगोचर होती है। क्या है, देखिए इस लाइन को ध्यान से पढ़िएगा। इतना सब होने के बावजूद, इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी भारत देश की जो लोकेशन है, जहां भारत देश की अवस्थिति है और जो मानसूनी प्रभाव में आ रहा है अपना देश, ठीक है, 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है और जो अक्षांश
है, जिन अक्षांशों पर हमारा देश अवस्थित है, तो उन सब दशाओं के कारण हमारे देश में मानसूनी जलवायु है, क्योंकि यहाँ मानसूनी प्रभाव में आ रहा है अपना देश। ठीक है, तो यहाँ पर जलवायु कौन सी है? मानसूनी। भारत देश की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु। ठीक है, भारत की जलवायु को अनेक भौगोलिक कारण प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा कि जलवायु जब तय की जाती है किसी क्षेत्र विशेष की, जब ज्योग्राफरों ने जलवायु को मतलब किसी भी देश की जलवायु का विवरण किया है, तो बहुत सारे भौगोलिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया है उन्होंने, और उन्होंने बताया है कि जो जलवायु है किसी एक कारक के कारण प्रभावित नहीं हो रही, बल्कि ये बहुत सारे कारक होते हैं जो मिलकर क्षेत्र विशेष की जलवायु को तय करते हैं। तो आज हम ध्यान से उन कारकों को पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको 3-4 कारक दे देंगे, उनमें से एक इन कारकों के अलावा कुछ ऑप्शन में डाल देंगे और आपसे पूछेंगे कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, ठीक है, या है। तो आपको बड़े ध्यान से इन पॉइंटों को याद रखना है और समझना है। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही यह एक टेक्निकल सब्जेक्ट यानी टेक्निकल टॉपिक भी है। आपको इसको समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, रटना नहीं है, बिल्कुल भी समझना है। समझते हुए पढ़ोगे तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये रटने वाली चीजें नहीं है, इनको समझना ही होगा, और समझ जाओगे एक बार तो फिर कभी दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कि आखिर जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ठीक है, तो भारत देश की जलवायु की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट लिया है, समुद्र तल की ऊंचाई प्रभावित करती है भारत की जलवायु को। तो देखिए किस प्रकार समुद्र तल की ऊंचाई प्रभावित करती है। देखिए, सामान्यतः अगर हम बात करें तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है। ये हम सब जानते हैं कि ऊंचाई बढ़ती जाती है तो तापमान कम होता जाता है, और ये भी औसत अगर हम बात करें तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर है जो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बातें सामान्यतया मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ऊंचाई पर जाएंगे, तापमान घटता जाएगा। तो समुद्र तल की ऊंचाई की बात कर रहे हैं हम, कि जो हिमालय के उच्च ढाल हैं उन पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। हम जानते हैं सब कि हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब बर्फ से ढकी रहती है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे हम और जो टेम्परेचर है वो घटता जाएगा। एक ही अक्षांश पर स्थित होने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा याद रखना। ऐसी कोई एग्जाम नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए, तो ध्यान रखना। देखिए, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी ऊंचाई की भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन औसत जो तापमान है वो, अब देखिए मसूरी, ठीक है, आपको पता है कहाँ, उत्तराखंड में मसूरी में 24 डिग्री सेंटीग्रेड, देहरादून उत्तराखंड की राजधानी जिसमें 32 डिग्री सेंटीग्रेड, और अंबाला जो कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी हरियाणा में है अंबाला डिस्ट्रिक्ट, वहां पर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है। किसके बावजूद ये एक ही अक्षांश पर हैं, एक ही अक्षांश पर लोकेशन है इनकी, एक ही अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद, तो फिर कैसे हुआ इनका टेम्परेचर अलग? इनका टेम्परेचर अलग अलग हुआ ऊंचाई के हिसाब से। आपको पता होगा कि जो मसूरी है इसकी ऊंचाई लगभग 2000 मीटर ऊंची लोकेशन है। जो मसूरी जो स्थान है, पर्यटक स्थान है, ये मसूरी जो स्थान है वो बसा हुआ है पहाड़ियों में 200 मीटर ऊंचाई पर।
समुद्र तल से 200 मीटर ऊंचाई पर। अगर हम बात करें देहरादून की तो यह है लगभग 450 मीटर ऊंचा। ठीक है, इसकी जो बसावट है वो है समुद्र तल से 450 मीटर ऊंचाई। और फिर अगर हम अंबाला की बात करें तो ये लगभग 260 मीटर ऊंचा है। ठीक है, कहाँ से? समुद्र तल से। तो देखिए इनका डिफरेंस, देखिए कहाँ 260 और कहाँ 2000 मीटर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ऊंचाई का। और इसी डिफरेंस के कारण एक ही अक्षांश पर अवस्थिति होने के बावजूद इन तीनों जगहों का, इन तीनों स्थानों का जो टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। कहाँ मसूरी में 24 डिग्री और कहाँ अंबाला में 40 डिग्री। याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होते हैं। आपको इन जगहों का नाम दे देंगे कि एक ही अक्षांश पर होने के बावजूद यहाँ इतना इतना टेम्परेचर है, इसका कारण बताइए। आपको कारण अच्छे से बता दिया कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं और समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ती जाती है, टेम्परेचर कम होता जाता है। और अगर औसत की हम बात करें तो औसत जो है वो प्रत्येक 165 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान कम हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अच्छे से कि आखिर जलवायु को समुद्र तल की जो ऊंचाई है वो किस प्रकार प्रभावित करती है। नंबर 2 है समुद्र से दूरी। क्या समुद्र से दूरी भी किसी भी भूभाग का जो डिस्टेंस होता है सी से, ठीक है, क्या वो भी प्रभावित करता है वहां की जलवायु का? तो देखिए समुद्र का नम और सम प्रभाव पड़ता है। आप जानते होंगे कि समुद्र के किनारे वाले जो भी स्टेट हैं वहाँ पर जलवायु कैसी है? नम यानी नमी है वहाँ की जलवायु में, और सम यानी कि न सर्दियों में ज़्यादा सर्दी है तो न गर्मियों में ज़्यादा गर्मी। अक्सर आपने देखा होगा बॉम्बे के लोगों को एसी नहीं चलानी पड़ती और न सर्दियों में स्वेटर पहननी पड़ती है। समझ गए होंगे आप कि बहुत कठोर सर्दी भी नहीं है तो बहुत कठोर गर्मी भी वहाँ पर नहीं है, यानी कि सम जलवायु है वहाँ की, जो कि समुद्रों के ज़्यादा पास में है। इसीलिए समुद्र तट पर स्थित जो नगर हैं उसमें तापांतर बहुत कम पाया जाता है। तापांतर आप जानते होंगे, ताप में अंतर, सुबह शाम के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर, महीने के ताप में बहुत ज़्यादा अंतर, साल के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर, यानी कभी बहुत ज़्यादा गर्म तो कभी बहुत ज़्यादा ठंडा, ये वाला जो ताप होता है उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर बहुत न्यून तापांतर होता है और जलवायु वहाँ की नम होती है, आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है वहाँ की जलवायु में। और समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे विषमता, यानी कि जलवायु में तापांतर में विषमता बढ़ती जाती है, तापांतर भी बढ़ता जाता है और शुष्कता भी बढ़ती जाती है। ये तीनों चीजें जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ेगी और तीनों ये बढ़ती ही जाएगी। बात करें हम अगर पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की तो वहां वर्षा का वार्षिक औसत देखें तो 200 सेंटीमीटर से भी अधिक है। ठीक है, जबकि बात करें अपने जैसलमेर की तो वहां औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर मात्र रह जाता है वर्षा का। देखिए एक ही देश में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। क्यों है ये वाला जो डिफरेंस बता रहे हैं वो बता रहे हैं समुद्र से दूरी होने के कारण। ठीक है, नेक्स्ट भूमध्य रेखा से दूरी। क्या भूमध्य रेखा से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है? तो हाँ, और हम ये भी जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा है वहाँ जितना पास में होगा, जो भी शहर जो भी स्थान भूमध्य रेखा से जितना पास होगा वो सूर्य की किरणें सीधी लेगा, यानी ताप ज़्यादा लेगा। और जहाँ ताप ज़्यादा होगी वहाँ वर्षा भी ज़्यादा है। इसका कारण यह जो भूमध्य रेखा है उससे दूरी जैसे जैसे बढ़ेगी जलवायु में अंतर आता जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने बताया है कि ये आधारभूत कारक है जलवायु को प्रभावित करने वाला। कौन? भूमध्य रेखा। ठीक है, और बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ, यानी जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे तापमान में कमी आती है। हम सब जानते हैं क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता है। हम जानते हैं कि सूर्य जब हमारे सिर पर होता है दोपहर के 12-1 बजे 2-3 बजे तक, तब तक हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, जबकि 5 या 6 बजे बिल्कुल तिरछा हो जाता है सूर्य, यानी सूर्य की किरणें हमें तिरछी मिलती है। उस समय हमें उतनी गर्मी नहीं लगती, उतना तापमान हमें महसूस नहीं होता। इसका मतलब
जैसे जैसे तिरछापन बढ़ता जाएगा और गर्मी तापमान कम होते जाएंगे, इससे सूर्य ताप की मात्रा प्रभावित होती है क्योंकि अभी हमने समझ लिया इसको। और जैसा इसी कारण ये देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, हिमालय के जो दक्षिण ढाल है वहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखना, एक एक शब्द इतना इम्पोर्टेंट है इन किताबों का कि मतलब मैं आपको क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप ध्यान में रखना। हिम रेखा किसे कहते हैं? जहाँ से हिम जमना स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हम अक्षांशों पर बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 0 डिग्री से यानी ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे हम, वैसे वैसे हिम रेखा आएगी हमारे सामने, ठीक है। सर्दी बढ़ती जाएगी तो वहाँ हिम रेखा आएगी। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे और हिम रेखा आएगी, एक ऐसी लाइन, एक ऐसी रेखा जहां पर बर्फ जमना स्टार्ट हो जाती है, उसे बोलते हैं हम हिम रेखा। तो यहाँ बात हो रही है हिमालय पर्वत की। क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि जो हिमालय का दक्षिणी ढाल है, ठीक है, ये जो हमारा हिमालय है पर्वत, यहाँ ये पर्वत है हमारा हिमालय, तो इसके दक्षिणी ढाल की बात हो रही है, इस वाले की, ठीक है, इस वाले की इस तरफ। तो यहाँ तो क्या है, यहाँ बता रहे हैं कि इसकी हिम रेखा अधिक ऊंची है। हिमालय पर्वत की अपने तरफ, भारत देश की तरफ अगर हम बात करें दक्षिण की तरफ, तो यहाँ तो हिमालय की जो हिम रेखा है वो काफी ऊंची है। ऊंचाई पर जाएंगे तब हिम जमना स्टार्ट करेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये वाला जो भाग है वो 0 डिग्री के ज्यादा पास में है, 0 डिग्री के ज्यादा पास में है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ तिब्बतीय पठार की तरफ वाले हिमालय की, ठीक है, इस तरफ वाला हिमालय अगर हम बात करें उत्तर वाले भाग की, हिमालय के उत्तर वाले भाग की, तो ये 0 डिग्री से ज्यादा दूर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ जो हिम रेखा बनेगी वो बजाय किसके? दक्षिण ढालों के, उसी हिमालय पर्वत के दक्षिण ढालों के बजाय हिम रेखा नीची मिलेगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप। आगे देखिए, तिब्बत की ओर जो ढाल हैं उनकी ऊंचाई कम होगी हिम रेखा की। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ये हम सब जानते हैं, अपने देश के बीचों बीच से कर्क रेखा जो जा रही है। अतः उत्तरी जो भारत है वो शीतोष्ण प्रदेश में है और दक्षिणी भारत उष्ण प्रदेश में है। आपको पता होगा कि 0 डिग्री से कर्क रेखा के बीच के भाग को और 0 डिग्री से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण प्रदेश कहा जाता है। जबकि कर्क रेखा के बाद ध्रुवों की तरफ वो 60-66 डिग्री तक मान लीजिए आप, जो प्रदेश है उसको बोलते हैं शीतोष्ण प्रदेश। तो जो प्रदेश कर्क रेखा के उत्तर का है उसको, वो तो आता है हमारे देश का शीतोष्ण प्रदेश में, और जो कर्क रेखा के दक्षिण में है, यानी जो दक्षिण भारत है अपना कंप्लीट, वो आएगा उष्ण प्रदेश में। अब चौथा जो कारक है वो है पर्वतों की स्थिति, लोकेशन ऑफ माउंटेन्स। क्या ये लोकेशन भी प्रभावित करती है जलवायु को? तो देखिए जरा, जलवायु को प्रभावित करने वाला यह भी महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, पर्वतों की स्थिति, जहाँ पर्वत खड़े हैं, किस दिशा में खड़े हैं और कैसी स्थिति है, मतलब किस जगह खड़े हैं, वो लोकेशन कौन सी है, उनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खासकर जो हिमालय पर्वत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप सब जानते होंगे कि उत्तरी ध्रुव से जो साइबेरियन जो ठंडी हवाएं आती है उनको रोक लेता है हिमालय पर्वत और हमारी जलवायु को बड़ी सौम्य बना देता है। और जो दक्षिण से जो दक्षिण पश्चिम का मानसून जाता है उसको भी रोक देता है और भारत में ही रोक कर बारिश करा देता है। तो देखें क्या है इसमें, पश्चिमी घाट की स्थिति प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम तट के निकट है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो बिल्कुल प्रायद्वीपीय भारत का जो पश्चिमी तट है उसके पास में है, ठीक है। यहाँ ये पश्चिमी घाट जो है, यहाँ बिल्कुल, यहाँ कौन है, यहाँ पश्चिमी घाट है, ठीक है, ये पर्वत पश्चिमी घाट।
तो इस कारण जो दक्षिण पश्चिम से इस तरफ से जो भी मानसून आएगा, दक्षिण पश्चिम का जो मानसून यहाँ से प्रवेश कर रहा है वहाँ उसको यहीं रोक लेगा। और जो ये घाट है इसका भी पश्चिमी भाग, कौन सा, इसका भी पश्चिमी भाग यहाँ बारिश कर देगा। जबकि जब यह उत्तर की तरफ, ये पूर्व की तरफ वापस उतरेगा, इन पर्वतों से, इन पहाड़ों से नीचे उतरेगा, तो इन हवाओं के पास अब नमी नहीं बचेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी बारिश कर दी है। जो भी नमी थी उसको बारिश के रूप में छोड़ दिया है, ये शुष्क हो गई है। और इन प्रदेश, इसी प्रदेश का जो पूर्वी भाग है वो रह जाता है मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में। ठीक है, तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से इनके पश्चिमी ढालों पर तो प्रचुर वर्षा हो जाती है, जबकि इसके विपरीत ढाल पर प्रायद्वीपीय पठार में यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है। इसलिए यह इंडिया का ये वाला जो क्षेत्र है वो किस क्षेत्र में आता है, मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में। ठीक है, इस शब्द को समझ गए आप। वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, यानी कि बीच में अवरोध बन जाए पर्वत, और जिस तरफ से वो हवाएं, आर्द्र हवाएं आ रही है, मानसून आ रहा है, उस तरफ तो वो हवाएं ज्यादा बारिश कर देगी, और जब वह हल्की होकर गर्म होकर उठेगी और नीचे उतरेगी तो उसके पास नमी नहीं बचेगी। दूसरी तरफ उस ढलान में बारिश करने के लिए उसके पास नमी नहीं बचेगी, क्योंकि वह तो पहले से ही उस पर्वतीय भाग से टकरा कर बारिश कर दी उन्होंने, तो उसके पास अब वो शुष्क हैं। तो जो भी विपरीत ढाल पर जो प्रदेश होंगे वो किस क्षेत्र में आएंगे, मानसून के वृष्टि छाया क्षेत्र में। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला जो 5वां पॉइंट है वो है पर्वतों की दिशा। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ माउंटेन्स। क्या डायरेक्शन भी प्रभावित करती है? जैसा कि अभी हमने देखा कि जो हिमालय पर्वत की स्थिति और दिशा, दोनों चीजें के कारण भारत की जलवायु सौम्य, हम जानते हैं कि यह साइबेरियन हवाओं को रोकता है, जबकि ग्रीष्मकालीन मानसून को भी रोककर भारत में वर्षा करता है। और ठीक इसी तरह पश्चिमी राजस्थान में जो शुष्कता का कारण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। ठीक है, शुष्कता का जो कारण है वो भी यही है, क्या, पर्वत की दिशा। कौन से पर्वत की दिशा? अरावली। ये जो अरावली पर्वतमाला है इसकी दिशा आप जानते होंगे कि राजस्थान में कैसे है। इसकी दिशा अगर हम राजस्थान की बात करें तो कुछ ऐसे है। कैसे? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ इसकी दिशा है। और मानसून कैसे आता है? मानसून भी कुछ ऐसे ही आता है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ। तो जो अरावली के पश्चिम वाला जो भाग है उसमें ये हवाएं अरावली पर्वत के समांतर होते हुए कोई अवरोध न होने के कारण ये सीधी की सीधी चली जाती है बिना बारिश करे हुए, और जो पश्चिम वाला भाग है वो यूं ही सूखा रह जाता है। जबकि अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो पूर्वी राजस्थान की, तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है वो बारिश करती है, क्योंकि उसकी दिशा जो है वो कुछ ऐसे है, यानी दक्षिण पूर्व से आ रही है वो, तो ये अरावली वहां प्रतिरोध के रूप में खड़ी मिलती है। इस प्रकार पूर्वी राजस्थान में ज्यादा वर्षा, जबकि पश्चिमी राजस्थान सूखा ही रह जाता है इस अरावली की दिशा के कारण। ठीक है, तो ये हो गई पर्वतों की दिशा। अब अगला है पवनों की दिशा। क्या पवनों की दिशा भी प्रभावित करती है? तो हाँ, उत्पत्ति के स्थान और मार्ग के गुण लाती है कौन? पवनें। जहाँ भी पैदा हो रही है, जहाँ से उठ रही है पवन, वहाँ के गुण होते हैं उसे। अगर वो ठंडे एरिया से आ रही है तो वो ठंडी होगी, गर्म महाद्वीपीय एरिया से आ रही है तो वो गर्म होगी, और आर्द्रता यानी समुद्र से आ रही है तो उसके पास आर्द्रता होगी, और महाद्वीप से आ रही है तो वो शुष्क होगी। तो देखिए, उत्पत्ति के स्थान और मार्ग के कारण गुण लाती है। और ग्रीष्मकालीन मानसूनी जो हिंद महासागर से चल रही है उसी के कारण वह उष्ण और आर्द्र है। ठीक है, उसका एरिया गर्म है, ठीक है, उत्पन्न होने वाला, और आर्द्र भी है, तो वह वर्षा करती है। जबकि शरदकालीन मानसून स्थलीय है यानी महाद्वीपीय है और शीत क्षेत्रों से आ रहा है, इस कारण वह प्राय शीत और शुष्क है।
नंबर 7 पर है उच्च स्तरीय वायु संचरण। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी सब आपने देखे होंगे और अच्छे से समझ भी गए होंगे, लेकिन आपको तो ऑप्शन में ये वाला मिलना है एग्जाम में। क्यों? कि ये चीज़ सबकी समझ नहीं आई हुई चीज़ है और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे। तो देखिए ज़रा, उच्च स्तरीय वायु संचरण होता क्या है। अगर मैं इसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊं तो एक कंप्लीट लेक्चर चाहिए मेरे को। तो यहाँ अपन ज़्यादा विस्तृत बात ना करके शॉर्ट में बात करेंगे, और कभी मैं इसका अलग से लेक्चर ले लूँगी। उच्च स्तरीय वायु संचरण क्या होता है, यानी कि जो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी भाग है वहाँ पर वो वायु का जो संचरण हो रहा है, वायु जो चल रही है उसकी बातें हो रही है यहाँ। तो नवीनतम शोध के अनुसार उच्च स्तरीय वायु संचरण का मानसून से बहुत ज़्यादा संबंध है। भारत की जलवायु मानसूनी होने से काफ़ी हद तक क्षोभ मंडल की गतिविधियों से प्रभावित होती है। ध्यान में रखना, हमारे देश की जलवायु मानसूनी होने के कारण बहुत ज़्यादा जो क्षोभ मंडल में जो गतिविधियाँ हो रही है, ठीक है, हवाओं का ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ठीक है, वो सब हो रहा है, उससे काफ़ी प्रभावित है। यहाँ तक कि आप जेट स्ट्रीम जानते होंगे जो कि ऊपरी क्षोभ मंडल में चलती है। जेट स्ट्रीम भी हमारे मानसून को धक्का देती है हमारे देश में प्रवेश कराने के लिए। याद रखना, ठीक है, मानसून के लिए यह भी पॉजिटिव पॉइंट है अपने यहाँ। तो मानसून की कालिक और मात्रात्मक अनिश्चितता भी उच्च स्तरीय वायु संचरण की दशाओं पर निर्भर करती है। एक एक शब्द में मतलब बहुत बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है। ध्यान से देखना आप, जो मानसून है उसकी कालिक यानी किस समय मानसून को एक्टिव होना है और किस समय सुसुप्त हो जाना है ये, और उसकी मात्रा कितनी हो, उसकी जो अनिश्चितता है, कभी कभी जो मानसून लेट होता है, कभी जल्दी आता है, या उसमें मात्रा कभी मानसून तेज आता है यानी बारिश ज़्यादा करता है और कभी कम करता है, ये सब जो भी कारण है वो भी उच्च स्तरीय जो वायु संचरण है उन्हीं की दशाओं पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उच्च स्तरीय वायु संचरण जो है अपर एयर सर्कुलेशन, यह भी हमारे जलवायु को, हमारे देश की जलवायु को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा भी कुछ बताया है कि जो मेघाच्छादन की मात्रा यानी मेघ आच्छादित रहना, मेघों वाला जो एरिया होता है वहाँ मतलब कितना समय दिन में जो वहाँ का जो आकाश होता है वो मेघों से कितने टाइम ढका रहता है या फिर बिल्कुल साफ रहता है आकाश। ठीक है, तो उस पर भी जलवायु निर्भर करती है। वानस्पतिक आवरण, वनस्पति का कितना आवरण है वहाँ, या बिल्कुल ऐसे ही पड़ी है वनस्पति है ही नहीं, यानी वनस्पति का आवरण जो है वो भी। और समुद्री धाराएं, ध्यान में रखना, एक एक शब्द बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समुद्र की धारा, अब कौन से क्षेत्र के पास कौन सी समुद्री धारा बह रही है, ध्यान में रखना। ठंडी समुद्री धारा है या गर्म समुद्री धारा है, ये भी जलवायु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो मरुस्थलीय भूभाग हैं, ठीक है, जो उष्ण मरुस्थल भाग हैं, वहाँ आसपास में ठंडी धाराएं होती है समुद्र की, जिसके पास कोई आर्द्रता नहीं होती। ठीक है, समुद्री ठंडी धाराओं के कारण वहाँ का जो वो जलवायु है वो अति शुष्क हो जाती है और वो मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार ये देखे हैं हमने आज जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। और बाकी जो यहाँ की ऋतुएं हैं भारत की, 6 ऋतुओं में बांटा गया है इनको। तो उन 4 ऋतुओं में शीत, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन चारों ऋतुओं को हम अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज इतना ही, और ठीक है, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।